हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। क्लियर? तो इसके पहले जो है हम इस चैप्टर का पाठ परिचय जान चुके हैं। इसके बाद बारी आती है हर एक टॉपिक को कवर करने की। तो आज हम करने वाले हैं आज के इस चैप्टर का पहला टॉपिक बेल्जियम और श्रीलंका। हम जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का स्वरूप वास्तव में दिखाई देता है या नहीं, या फिर सिर्फ सत्ता को अपने अपने हाथ में लेने की ही बात हमें दिखाई देती है। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स, फ्री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। और सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। और साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी में। आज हम जानने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो बात आती है जो ये शब्द है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका की तरफ अपन चलते हैं। सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो सत्ता का सभी में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, सत्ता का सभी में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। हर एक धर्म, जाति, वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्गों के, सभी समूहों के व्यक्तियों का बराबर रिप्रेजेंटेशन अगर सत्ता में है तो हम कहेंगे कि सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो क्या होगा? यानी कि सभी के बीच में सत्ता को बराबर बराबर नहीं बांटा गया है, यानी कि एक वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को अगर शासन में शामिल नहीं किया गया है, सरकार में शामिल नहीं किया गया है, तो वो एक वर्ग समाज का पीछे रह जाएगा। उसको देखने वाला कौन है? बात आ रही समझ में? तो सभी वर्गों की समान भूमिका हो, सभी का साथ, सभी का विकास वाली बात हो, इसीलिए सत्ता की साझेदारी की बात कही जाती है। ऑलराइट, और अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो देश में क्या होगा? फिर देश में क्या होगा? तानाशाह शासन आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति राजा बना है, जिसकी सरकार बनी है, सिर्फ वो खुद की ही भलाई देखेगा। क्लियर हो रही है बात? फिर उस देश में लोकतंत्र की बात कहां से आएगी? लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि जब आपने क्लास 9th को पढ़ा होगा, ठीक है, तभी तो आप 10th में आए, 9th पास करी तभी 10th में आए, और अभी अभी आपने 9th पास करी है तो पूरी बातें याद भी होंगी आपको। ठीक है, तो आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटी में, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था क्लास 9th में। ऑलराइट, तो लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र की परिभाषा आपने क्या सीखी थी कि लोकतंत्र लोगों का शासन है। अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है, उसे ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब अगर लोगों की भागीदारी नहीं है और सभी लोगों की भागीदारी नहीं है तो वो सत्ता की साझेदारी कैसे हुई और वो लोकतंत्र कैसे हुआ? क्लियर हो गई बात? यानी कि लोकतंत्र का सीधा अर्थ है सत्ता की साझेदारी। क्या अर्थ है? लोकतंत्र, लोकतंत्र के बराबर में हम किसको रख सकते हैं? लोकतंत्र के बराबर में हम सत्ता की साझेदारी को रख सकते हैं। क्लियर है? सत्ता की साझेदारी यानी कि सभी का प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात? लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेट करता है, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? क्लियर है? चलिए
तो लोकतंत्र के बारे में हम जान चुके हैं। अब लोकतंत्र को सत्ता की साझेदारी से कैसे कनेक्ट करना है वो जानते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप जो है इसका मतलब दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते। कैसे? अब जैसे आपने बोला कि आप बता रही हो कि सत्ता की साझेदारी यानी कि सभी में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन इसका आप दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हो। कैसे? कि सत्ता का बंटवारा, ध्यान से सुनना, वो चीज बता रही हूं जो इसका अर्थ नहीं हो सकता। सत्ता का बंटवारा इज इक्वल टू देश का बंटवारा इज इक्वल टू देश को कमजोर बनाना। क्या ये अर्थ हो सकता है इसका? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या ये अर्थ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सत्ता का बंटवारा क्यों किया जा रहा है, सत्ता की साझेदारी क्यों करी जा रही है? ताकि सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो, सारे समूहों का, सारे ग्रुप का, सारे धर्मों का, सारी जातियों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन सत्ता में हो, ये बात कही जा रही है। इसलिए आप इसका अर्थ सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि उससे देश का बंटवारा होगा और देश कमजोर बनेगा। नहीं, अगर सत्ता में सिर्फ एक ही वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है तब जरूर देश कमजोर बनेगा, क्योंकि देश में झगड़े उत्पन्न होंगे, विवाद उत्पन्न होगा। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, क्योंकि चैप्टर जब अपन शुरू करें, कोई भी टॉपिक शुरू करें, शुरू करने से पहले उसका अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। अगर टाइटल का मीनिंग आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको समझने में देर नहीं लगेगी, ना कोई मुश्किल आएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बेल्जियम और श्रीलंका की, ठीक है। अब बेल्जियम और श्रीलंका की बात कहां से आई? भाई हम तो भारत की पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए, भारत का संविधान जानने के लिए दूसरे देशों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र शासन जो है वो भारत में है और लोकतंत्र शासन दूसरे शासन से किस तरीके से अलग है वो हमें जानने के लिए दूसरे देशों की पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना होगा। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका में हम जानते हैं बेल्जियम के बारे में, ठीक है। तो हम जानेंगे बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। बेल्जियम का जो समाज है वहां की जातीय बनावट किस तरीके की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेल्जियम का एक मैप दिखाई दे रहा है, कलरफुल मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र नजर आ रहे हैं, ठीक है। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र नजर आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले ऑरेंज कलर की तरफ हम जाएं तो आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ठीक है। ये देखो भाई, ये रही, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक क्षेत्र लाल रंग में दिखाई देता है जिसका नाम है वेलोन, और उसके बाजू में लिखा है फ्रेंच भाषी, यानी कि जो लाल रंग का वेलोन क्षेत्र है फ्रेंच भाषी है। यानी कि आप देखें, लाल रंग आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। लाल रंग का जो क्षेत्र है, आप देखें यहां से यहां तक आपको काफी सारा क्षेत्र सिर्फ एक ही कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो लोग हैं किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच भाषा को, और ज्यादा क्षेत्र में है, यानी कि ये ज्यादा है, बहुसंख्यक हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आप देखें पीले रंग में आपको फ्लेमिश क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो डच भाषी क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र के लोग डच भाषा को बोलते हैं। ये लाल रंग के क्षेत्र यानी कि फ्रेंच भाषी क्षेत्र से हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, यानी कि इनकी स्थिति हमें किस रूप में दिखाई देती है? माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? जल्दी कॉमेंट करके बताएं, क्या दिखाई देता है? माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी? जल्दी फटाफट तेजी से। अब देखें, लाल रंग में नीले रंग की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये है आपका लाल रंग, और लाल रंग में कुछ इस तरीके की नीले रंग की रेखाएं भी आपको नजर आ रही होंगी इस तरीके से। तो ये क्षेत्र किस रूप में दिखाया है? जर्मन भाषी, यानी कि इस क्षेत्र के लोग, ये देखें बहुत ही कम क्षेत्र है, ये देखें आप बहुत ही कम क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं बेल्जियम में जो जर्मन भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी भाषाएं आपको दिखाई दे रही हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है, एक है फ्रेंच भाषा, एक है डच भाषा और एक है जर्मन भाषा। तो सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं? फ्रेंच। उसके बाद किस भाषा को बोलने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं? डच। उसके बाद जर्मन।
क्लियर हो गई बात? मैप क्लियर है, उसके बाद अपन थियरी पर चलते हैं। अब देखें, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है बेल्जियम? तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्लियर? कहाँ का देश है? यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। इतनी बात क्लियर? अब देखें, अब इसकी आबादी की हम बात करें तो भारतीय राज्य हरियाणा से तो सभी परिचित होंगे। ऊपर की तरफ हम देखें, पंजाब के बाजू में हरियाणा की हम बात करें तो बेल्जियम की जो आबादी है हरियाणा से भी आधी है। हरियाणा से आधी मतलब भारत का एक स्टेट यूरोप के एक देश से भी बड़ा दिखाई दे रहा है जनसंख्या के मामले में। तो जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। भले ही इसकी आबादी, इसकी जनसंख्या एक भारतीय राज्य हरियाणा से आधी है, लेकिन मतलब आबादी कम होने के बावजूद भी यहाँ की जो जातीय बनावट है वो बड़ी जटिल है, कठिन है। कैसे है आप खुद देखें। कहीं किसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, कहीं किसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, कुछ ज्यादा लोग हैं, कुछ कम लोग हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो मैप हमने देखा था उसकी थियरी अब आपको और अच्छे से बताई जा रही है, परसेंटेज में बताई जा रही है। तो इसमें रहने वाले यानी कि बेल्जियम में रहने वाले 59% लोग, ठीक है, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कितने? 59%। ठीक है, और 40% लोग जो हैं क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है फ्रेंच का क्षेत्र आपको भले ही ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसमें कम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, और डच भाषा जो है, डच भाषा का क्षेत्र हमें भले ही उससे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन डच भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 59% लोग जो है हमें डच भाषा को बोलने वाले दिखाई दे रहे हैं, और 40% लोग फ्रेंच भाषा। सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रफल में ही अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ठीक है, और बाकी 1% लोग जो है जर्मन भाषा बोलते हैं। ये जो इस तरीके का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं? जर्मन। और कितने प्रतिशत है? 1% लोग। क्लियर? अब यहां पर हम ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा लोग डच भाषा बोलते हैं, फिर फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फिर जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको नोट कर लें। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है? सबसे ज्यादा है भाई डच भाषा। कितने प्रतिशत है? 59% है। फिर 40% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। और मात्र 1% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा अपन को याद रखना है, अभी समझने के काम में आएगा। अब हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की तरफ चलते हैं। तो देखें, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है। अब ब्रुसेल्स की हम बात करें, अभी तो ओवरऑल बेल्जियम की बात थी। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है। तो ब्रुसेल्स में 80% आबादी, ठीक है, 80% आबादी क्या बोलती है? 80% फ्रेंच बोलती है। ठीक है, और जबकि 20% जो है डच भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषा को बोलने वाले, और अल्पसंख्यक कौन है? डच भाषा को बोलने वाले। लेकिन ओवरऑल हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे बहुसंख्यक डच दिखाई देते हैं, डच भाषा को बोलने वाले दिखाई देते हैं, और अल्पसंख्यक फ्रेंच दिखाई देते हैं, और भाई जर्मन तो 1% बोलते हैं। ठीक है, फिर अब जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं, कहाँ की हम बात करें? बेल्जियम। ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो 40% लोग फ्रेंच भाषा को बोल रहे हैं। यानी कि ये क्या है? अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा है। जो अल्पसंख्यक है, कम है, फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो ये ज्यादा ताकतवर रहा है। कहां पे? बेल्जियम में। ऑलराइट, तो ये हो गई बेल्जियम के समाज की जाति बनावट कि बेल्जियम जो कि भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है, उसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, लेकिन वहां पर
भाषागत विभिन्नताएं हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। बेल्जियम में बहुसंख्यक जो है डच हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग हैं। वहीं हम ब्रुसेल्स की बात करें तो बहुसंख्यक फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच भाषी हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं ओवरऑल बेल्जियम में उनका प्रभुत्व ज्यादा रहा है, वो समृद्ध रहे हैं, ताकतवर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गई किसकी बात? बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। ऑलराइट, फिर देखें अब हम जानेंगे श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट किस तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो श्रीलंका की स्थिति हमें पता है भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हमें श्रीलंका दिखाई देता है, भारत से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। किसकी आबादी? श्रीलंका की आबादी हरियाणा के बराबर है, लेकिन बेल्जियम की आबादी हरियाणा से आधी थी। ठीक है, तो इसकी आबादी कितनी है भाई? 2 करोड़ लोग श्रीलंका में रह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब बेल्जियम की भांति यहां भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं, जैसे कि बेल्जियम में डच भाषी रहते थे, फ्रेंच भाषी रहते थे और जर्मन भाषी रहते थे। ठीक है, तो बेल्जियम की भांति यहां भी यानी कि श्रीलंका में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं और देश की आबादी का कोई 74% भाग किसका है? 74% भाग सिंहलियों का है। किसका है? 74% भाग सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ये देखिए जो पीले रंग का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीले रंग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन निवास करते हैं? सिंहली भाषी। और ये क्षेत्र हमें ज्यादा भी दिखाई दे रहा है भाई, 74%। कितना? 74% आबादी सिंहली भाषा को बोलने वालों की है। ठीक है, और 18% लोग जो हैं तमिल भाषा को बोलते हैं। ये देखें भाई 18% जो है तमिल भाषा को बोलते हैं और उसमें भी कुछ लोग श्रीलंकाई तमिल हैं और कुछ लोग भारतीय तमिल हैं। ये देखें तो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग कितने हैं? 18% हैं। क्लियर? देखो भाई 74% सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं और उसके बाद 18% लोग कौन सी भाषा को बोल रहे हैं? तमिल भाषा। और उसी में श्रीलंकाई तमिल लोग हैं और भारतवंशी तमिल लोग हैं, यानी कि भारत के कुछ लोग वहां रहते हैं जो तमिल भाषा को बोलते हैं। और बाकी भाग जो बचा, ठीक है, 74% और 18% को जोड़ के फिर बाकी का जितना भी भाग शेष बचता है वो किसका है? अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। तो ये देखें भाई मुसलमानों की स्थिति आपको कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर में दिखाई गई है। ये देखें तो यहां पर कौन रह रहा है? यहां पर मुस्लिम समुदाय रह रहा है, इनकी आबादी और ज्यादा कम है। क्लियर? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये हो गए सिंहली भाषा वाले। फिर श्रीलंकाई तमिल ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, भारतवंशी तमिल ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे हैं और ब्राउन कलर में ही कुछ इस तरीके की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। एक सर्कल के अंदर इस तरीके से रेखाएं हैं, ठीक है, ब्लॉक बने हैं, वहां पर मुसलमान जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यानी कि श्रीलंका में कौन कौन निवास कर रहा है? सिंहली भाषी लोग, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमान। अब सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? 74% सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, यानी कि बहुसंख्यक कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? सिंहली। सीधी सी बात है, जो ज्यादा है यानी कि बहुसंख्यक है उनकी मेजॉरिटी है। और अल्पसंख्यक कौन हुए? ये हुए भाई जो 18% हैं तमिल लोग हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हो? क्लियर यहां तक की बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? पूरा डेटा समझ में आ गया बेल्जियम और श्रीलंका का। यहां पर बस आपको 2 बातें बताई जा रही हैं, सिर्फ 2 बातें, कि बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट किस तरीके की है, कहां पर किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, कितने कितने रहते हैं, कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है। बस इतनी बात आपको आज के सेशन में बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ,
तो अब हम देखें श्रीलंका में टकराव कैसे उत्पन्न होता है। अब इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, कुछ बहुसंख्यक हैं, कुछ अल्पसंख्यक हैं, तो टकराव क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? क्या वहां पर सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया था? अगर सत्ता में सभी की भागीदारी नहीं है तो टकराव तो होगा, लेकिन अगर सत्ता में सबकी भागीदारी है तो टकराव नहीं होगा। ठीक है, अब श्रीलंका में टकराव की हम बात करें तो देश के पूर्वी भागों में, श्रीलंका के पूर्वी भाग में कौन अधिक है? तमिल लोग अधिक हैं। ये देख लो, ये है श्रीलंका का पूर्वी भाग। ठीक है, ये है पूर्वी भाग और ये है पश्चिमी भाग। ठीक, अब यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? पूर्वी भाग में ये देखा श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल। ठीक है, जबकि श्रीलंकाई तमिल ज्यादा ही आपको दिखाई देंगे। ये ऑरेंज कलर की तरफ बस आप ध्यान दें। ब्राउन कलर जो है वो भारतवंशी तमिल का है, जो कि बीचों बीच स्थित है या थोड़े ऊपर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्रीलंकाई तमिल की आबादी हमें ज्यादा दिखाई देती है देश के पूर्वी भाग में। क्लियर? हाँ, तो और बाकी हिस्से में कौन है? बाकी हिस्से में सिहली लोग बहुसंख्या में हैं। यहाँ देखें आप, ये जो बाकी हिस्सा श्रीलंका का आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर कौन रह रहा है? वहां पर सिहली भाषा को बोलने वाले लोग दिखाई दे। जितना भी येलो कलर का आपको क्षेत्र दिखाई देता है वो किसका है? सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों का है। ऑलराइट, क्लियर? तो यहाँ पर कौन रह रहा है? एक बार अपन इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कुछ इस तरीके का मैप हमारा बना हुआ है। ऑलराइट, देखो भाई, जिस तरीके से मैं बना रही हूं उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में बना के देखना है, ताकि मैप की प्रैक्टिस होती जाए। आपको हर एक देश का नक्शा पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बनता है। एटलीस्ट भारत का और भारत के नीचे जो श्रीलंका है उसका तो पता ही होना चाहिए, और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, सबका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बॉर्डर किसकी बननी है। ऑलराइट, तो ये क्षेत्र जो है वो किसका हो गया? ये क्षेत्र हो गया तमिल बोलने वाले लोगों का, और ये क्षेत्र हो गया आपका किसका? सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों का। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तमिल भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तमिल भाषा और ये हो गई आपकी सिहली भाषा। ऑलराइट, क्लियर? अब देखें, यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे। बेल्जियम ने जातीय मसले का हल निकाला था। कैसे कैसे निकाला था? सभी की समान भागीदारी उन्होंने सत्ता में कर दी थी, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया तो वहां पर टकराव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय, यानी कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सिहली समुदाय, जो सिहली भाषा को बोलता है। कितना है भाई? 74% है। तमिल भाषा मात्र 18% लोग बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? श्रीलंका के लोगों ने क्या किया? बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को, अपनी मेजॉरिटी को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, और वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। कहां पर? श्रीलंका में। अब गृह युद्ध किसे कहा जाता है? यानी कि जब किसी देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे। गृह युद्ध यानी कि जैसे आपके घर के लोग आपस में ही लड़ने लगे। अब देश भी, पूरे देश की बात करें तो देश भी अपने आप में घर है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई ना करे, एक देश के लोग देश के अंदर ही एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे, तो क्या होगा? गृह युद्ध होने लगा। और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध। क्यों? क्योंकि वहां जो सिहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा है, अपनी मेजॉरिटी, अपना बहुसंख्यकवाद दूसरों पर थोपा है, जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे कि तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उसमें भी भारतवंशी तमिल है या फिर श्रीलंकाई तमिल है या मुस्लिम है, ईसाई है, बहुत कम संख्या में है, उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो युद्ध तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो इस सेशन के माध्यम से, यानी कि ये जो आपका पहला टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका, ये क्यों बताया गया आपको? सत्ता में साझेदारी या सत्ता की साझेदारी से पहले ये चीजें आपको इसलिए बताई गई कि इन दो देशों में स्थिति कुछ इस तरीके की है
कि अलग अलग जाति समूह या भाषा समूह के लोग रहते हैं, लेकिन सभी का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। स्पेशली श्रीलंका में बेल्जियम ने तो अपनी समझदारी दिखाई थी। कैसे दिखाई थी वो हम आगे के सेशन में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी की समझदारी दिखा के सत्ता का बंटवारा सभी में किया, लेकिन श्रीलंका ने नहीं किया, तो उसमें टकराव आज भी बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि सत्ता में साझेदारी सभी की होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो देश में बंटवारा होगा और देश कमजोर बनेगा। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम जानेंगे इसका अगला टॉपिक। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।